गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण टॉपिक है। रामबाण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही और ये इजी टारगेट है जहाँ से आप क्वेश्चन सही करके कुछ मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं कि ये तो कंफर्म है, ये तो आ ही गया, इतने 5 में से 5 तो डन ही है। तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल से 100 में से 4 से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, बट हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है जज बनने के सफर में। तो आज हम छत्तीसगढ़ लोकल एक्ट में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको यहाँ पे मार्क कराते रहूंगा, उस पर ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, an act to provide an act to provide an act to provide for adjudication of matter relating to rent by a tribunal and to promote leasing of accommodation by balancing the interest of लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक रिलेशन लाने के लिए ये एक्ट लाया गया। और किस लिए? प्रमोट लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में रेंट पे रखने के लिए एक तरीका बताया गया ताकि कहीं पे डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसलिए हम ये रेंट कंट्रोल एक्ट लेके आए। आगे, बी इट enacted by the Chhattisgarh in 62nd year, 62nd year में ये आया है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है? इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच ऑफ द म्यूनिसिपल एरियाज, म्यूनिसिपल एरियाज में भी एक्सटेंड होंगे, कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द स्टेट एंड लेटर ऑन टू सच ऑफ द अदर म्यूनिसिपल एरियाज। उन सब पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, उन सब पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए डेफिनेशन। एकोमोडेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एकोमोडेशन मींस एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, वेदर रेसिडेंशियल हो या तो नॉन रेसिडेंशियल, जिसे लीज किया गया हो बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, जिसे लीज किया गया हो बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, includes open space, staircase, ground, garden, garage and all facilities and amenities forming part of agreement। इन सबका नाम 1 2 3 4 5 6, ये 6 का नाम याद रखिएगा। यहाँ से अनेक बार क्वेश्चन आए हैं, अनेक बार, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एकोमोडेशन में क्या क्या होता है, और एक ऑड वन आउट डाल देगा, बोलेगा पिक द following which does not fall under the definition of accommodation under छत्तीसगढ़ रेंट एंड कंट्रोल एक्ट। ठीक है, आगे, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? जो रिटन अग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में दिया गया है उसे डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। हैबिचुअल डिफॉल्टर मतलब सिंपल सी बात है, एक साल में, एक साल दैट इज 12 मंथ में अगर कोई 3 से 4 बार रेंट फुल्ली पे ना करे, पूरी तरह पे नहीं करेगा, तब उसे आप बोलेंगे हैबिचुअल डिफॉल्टर। जिसकी आदत है पैसे नहीं देने की, रेंट नहीं दे रहा है, रेंट छोड़ दिया है या पूरा रेंट नहीं दे रहा है, एक साल में 3 से 4 बार अगर उससे रेंट पूरी तरह नहीं दिया तो उसे हैबिचुअल डिफॉल्टर माना जाएगा। दिया कहा है? सब रूल 4 ऑफ रूल नंबर 2 के अंदर। आगे, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड मींस अ पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन whether on his own account on or account of behalf of the benefit of any other person। जो भी इंसान एंटाइटल्ड है रेंट के लिए वो इंसान लैंडलॉर्ड कहलाएगा। सिंपल में रखिए बिल्कुल याद। ठीक है, आगे, म्यूनिसिपल एरिया जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में आ जाएगा, म्यूनिसिपल एरिया हो गया। नोटिफिकेशन जो गैजेट में हो गया। ओल्ड एक्ट क्या है? इसके पहले जो एक्ट था वो कौन सा था?
छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, पहले ये फॉलो होता था, इसे रिपील करके अब ये 2011 का एक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। रेंट का क्या मतलब होता है? रेंट मीन्स अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो पैसा, जो मनी है, जो अमाउंट है, मनी पेबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड, जो मनी टेनेंट लैंडलॉर्ड को दे रहा है उसे रेंट कहते हैं। रेंट कंट्रोलर मतलब क्या होता है? रेंट कंट्रोलर मतलब जो ऑफिशियल अपॉइंट होता है किसमें? सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में। तो जैसे रेंट कंट्रोलर रहे यहाँ पे लिखिएगा 7 सेक्शन 1। रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे लिखिएगा सेक्शन 6 सब क्लॉज 1, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। ये याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। कहां पे दिया गया है रेंट कंट्रोलर? 7 के 1 में। ट्रिब्यूनल कहां दिया है? एक पहले 6 के 1 में। याद करने का सिंपल तरीका। ठीक है। आगे सोशल न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब क्या होता है? न्यूसेंस टॉर्ट में भी हमने पढ़ा है, किसी को दिक्कत देना। न्यूसेंस मीन्स अ टेनेंट हु फ्रीक्वेंटली यूजेस द एकोमोडेशन टू कमिट एनी ऑफ द एक्ट। कोई भी एक्ट मतलब कोई ऐसा कंडक्ट हो जो कि दिया गया है सीरियल नंबर 10 ऑफ द शेड्यूल नंबर 4 में, उसे कहते हैं आप क्या? न्यूसेंस। वो न्यूसेंस दिया गया कहां पे? सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल नंबर 4। याद रखना है। टेनेंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 2 के 14 में टेनेंट है, 2 के 5 में लैंडलॉर्ड है। याद रखना है। टेनेंट क्या होता है? टेनेंट कौन होता है? टेनेंट मतलब द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज और बट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट express or implied would be payable for any accommodation to his landlord including the person who is continuing its possession after the termination of his tenancy other than by an order decree for eviction passed under the provision of this act। जो भी लैंडलॉर्ड के साथ टेनेंसी के अग्रीमेंट में है, टेनेंसी के रिलेशन में है, उन्हें आप टेनेंट मानेंगे। फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट से होंगे और कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अक्सर क्या होता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी क्या होता है, जब रेंट पे लोग लगाते हैं घर तो कहीं कहीं पे वर्बल अग्रीमेंट होती है कि ठीक है 12,000 रुपये महीना आपका तय है, 12,000 महीना दे दीजिएगा और 1,000 रुपये मेंटेनेंस और ये घर आपका। कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, मगर वो भी आप जाके कोर्ट में उससे भी रिटेन करा सकते हैं। उस पर भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट उस पर भी सुनवाई कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन एंड ओनरशिप। पोजेशन एंड ओनरशिप। इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर टेनेंट की डेथ हो गई तब क्या? तब किसके पास जाएगा? उसकी वाइफ या हस्बैंड, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके माता, उनके पिता, इन सब के पास क्या होगा? टेनेंसी के राइट्स होंगे। टेनेंसी के राइट्स होंगे किनके किनके पास? स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, इन सब के पास। अगर टेनेंट की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग के पास हक है कि वहां पे वो रह सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि अब उनके फादर रह रहे अमेरिका में और फिर वहां पे आके रहने लगे। हक है मगर वो रहते हो वहां पे उनके साथ। देयर हैज टू बी एस्टैब्लिश रिलेशन। एस्टैब्लिश रिलेशन। आगे अगर कमर्शियल यूज के लिए है, ऊपर रेसिडेंशियल के लिए था, अगर कमर्शियल या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तब किसके पास हक होगा? स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर। सेम चीज लिख दिया गया है, बस ऊपर में था रेसिडेंशियल के लिए जहां पे रह रहे थे और नीचे है यहां पे कमर्शियल के लिए। सेम चीज है, डिफरेंस कहां पे आ गई ये देख लो आप। ऊपर लिखा था रेसिडेंशियल के लिए, नीचे लिखा है कमर्शियल के लिए। सेम चीज है, सेम चीज है, सेम बात ही कहेगी कि स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर। याद हो जाएगा? बीवी, बाल बच्चा, माता पिता। ठीक है। आगे आगे चलते हैं। एग्जेम्पशन किन्हें किन्हें छोड़ा गया? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू
एनी अकोमोडेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग होगा उन पे नहीं होगा, और कोई ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट पे है जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन पे भी नहीं होगा, उन पे भी नहीं होगा। आगे, notwithstanding anything contained in section 107 of TPA, no person shall, after the commencement of this act, let or take on rent any accommodation except by an agreement in writing। पहले ही बोल दिया कि अगर आपको रेंट पे जाना है तब आपको अग्रीमेंट चाहिए, तो अग्रीमेंट आपको कैसा चाहिए होगा, लिखित, राइटिंग में। An agreement in writing was already entered into shall be filed before the rent controller। अगर इस एक्ट के पहले ही कोई रेंट अग्रीमेंट है तो वो आप रेंट कंट्रोलर को जाके सबमिट करिएगा, और अगर अग्रीमेंट नहीं है तब दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट एक अग्रीमेंट में आएंगे और फिर रेंट कंट्रोलर को वो अग्रीमेंट देंगे। मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है रेंट कंट्रोलर के सामने देना ही पड़ेगा, अति आवश्यक। Provided that where the landlord and the tenant fail to present jointly a copy, दोनों साथ में अग्रीमेंट नहीं दे पाए, fail to reach an agreement under clause such landlord and the tenant shall separately file the particular। अगर एक साथ दोनों जाके अग्रीमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो अलग अलग भी जाके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जो भी हो कानून के नज़र में हो, जो भी हो डिस्प्यूट हो लैंडलॉर्ड के बीच में, टेनेंट के बीच में, वो कानून के नज़र में हो। बस इसी रीज़न से बोला गया कि आप अकेले अकेले भी आके फाइल कर दो, साथ में आके फाइल कर दो, जो करना है करो, मगर हमें डॉक्यूमेंट दे दो रेंट अग्रीमेंट का, ये बात कही गई। ठीक है, एवरी अग्रीमेंट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 और रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2 shall be in such format and in such manner and within such period as may be prescribed। जैसे बताया गया है वैसे ही आप अग्रीमेंट को दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक पेपर पे लिख दिया कि हाँ मैंने फलाना फलाना को अपना ज़मीन दे दिया, अपना घर दे दिया रेंट पे रहने के लिए, नहीं। एक तरीका होता है, एक फॉर्म होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड वे होता है जिसे फॉलो करके आपको उस अग्रीमेंट को सबमिट करना होगा रेंट कंट्रोलर के पास। रेंट कंट्रोलर कहाँ पे दिया गया है, बताइए, रेंट कंट्रोलर कहाँ पे दिया गया है? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 में रेंट कंट्रोलर बनाया गया है। आगे, रेंट टू बी अग्रीड, रेंट कौन अग्री करेगा? रेंट अग्री करेगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट जितना रेंट चाहे उस पे होना चाहिए, मगर कंडीशन क्या है कि अगले महीने के 15 तारीख तक, जैसा भी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का जो रेंट होगा वो मैक्सिमम 15 फरवरी तक दे देना होगा टेनेंट को। टेनेंट जो होगा वो 15 फरवरी तक लैंडलॉर्ड को जनवरी मंथ का पैसा दे दिया होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा गया है कहाँ पे? 5 के सब रूल सब सेक्शन 2 में। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल, इस एक्ट के आते ही 30 दिनों के भीतर एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बन जाना चाहिए। ठीक है, उसको पावर मिलेगा 323B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको 323B से पावर मिलेगा। ठीक है, और मैटर रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी and or dispute regarding title over any property shall continue to be considered under relevant laws by the court of law। टाइटल की जहां बात आ गई वहां पे हम रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं जाके जो भी जनरल लॉ है, जो भी जनरल लॉ है हम उसमें जाएंगे, जो भी जनरल लॉ है हम उसमें जाएंगे। ये बात कही गई कहाँ पे? नंबर 6 के
प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन में, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल, अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए चेयरमैन, और सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या तो डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल, इन दोनों को हम चेयरमैन बना सकते हैं। द ट्रिब्यूनल शैल हैव सच मेंबर विद सच क्वालिफिकेशन एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब, जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहेगा वैसे हम करने वाले हैं। इजी। आगे, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिसर एज द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल, एक ऑफिसर होगा जिसे रजिस्ट्रार बनाएंगे ट्रिब्यूनल का, who shall not be below the cadre of civil judge class 1 or the rank of deputy secretary to the state government। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर बनाएगी जिसे बोलेंगे रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल, जिसका रैंक सिविल जज क्लास 1 से बराबर होना चाहिए या तो डेप्यूटी सेक्रेटरी के रैंक पे होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट हैज टू बी पुट, दैट हैज टू बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सम पर्सन टू बी द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल, द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, आगे, फ्रॉम द डेट द ट्रिब्यूनल बिकम्स फंक्शनल, जिस डेट से ट्रिब्यूनल फंक्शन होगा, विच डेट शैल बी पब्लिश इन द स्टेट गजेट, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स except the jurisdiction of the Supreme Court under Article 136 and High Court under Article 226 and 227, सारे कोर्ट को हटा दिया, बस सुप्रीम कोर्ट 136 में, हाई कोर्ट 226 और 227 में, इन दोनों को छोड़ के कहा कि किसी कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं होगा, सारा जुरिसडिक्शन ट्रिब्यूनल का होगा। तो मतलब ट्रिब्यूनल को अगर अपील में जाएगा तो कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, provided that however all cases pending before any court or authority immediately before the establishment of tribunal shall continue to be processed under the old act, the tribunal shall have its headquarter at Raipur, Raipur में headquarter रहेगा, and the state government may by notification fix such other place for hearing of matter by the tribunal as it deem fit, जैसी मर्जी वो वैसा डिसीजन लेंगे मगर वेल प्रोसेस करके, और नहीं तो क्या, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि नोटिफिकेशन से वो कोई दूसरे जगह पे भी ट्रिब्यूनल बैठा सकते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विस के, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एज सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहा है वैसे ही उनके रूल्स भी अप्लाई करेंगे और वैसे ही उन ट्रिब्यूनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे के सारे लॉ बना के उसे अप्लाई करने के काम में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनसे आपका क्वेश्चन आएगा, उस पर थोड़ा फोकस करोगे आप, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। यू डू नॉट हैव टू वरी, इट इज़ वेरी इजी। द क्वेश्चंस आर अ बिट ट्रिकी, थोड़े ट्रिकी होते हैं बट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेंट कंट्रोलर, for every district the state government shall appoint one or more officer not below the rank of deputy collector, मतलब डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे कोई भी रेंट कंट्रोलर नहीं बनेगा, ये कंडीशन है, याद रखना है। रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जो रेंट कंट्रोलर है वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल से नीचे है, उनसे छोटा होता है, सबऑर्डिनेट होता है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, पार्डन यार, मौसम चेंज होता है ना, तबीयत बिगड़ जाती है। ठीक है, डोंट वरी, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, आगे, पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या पावर है और फंक्शन है। पावर, सच पावर एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन व्हेन वेस्ट इट इन which shall include the following, उनमें क्या क्या चीज फॉलो होता है। enabling and ensuring the active existence of rent controller at all times, मतलब रेंट कंट्रोलर हर टाइम रहना चाहिए, पहला। दूसरा, appellate अथॉरिटी होती है किसके, रेंट कंट्रोलर के बाद
कौन होता है? रेंट कंट्रोलर से मान लिए कोई डिसीजन दिया, वो डिसीजन सही नहीं लगा, आप उसके गए अपील में। अपील में कहाँ जाओगे आप? ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। ठीक है, आगे द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल shall exercise such power as exercised by the हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का पावर हमने दे दिया ट्रिब्यूनल को, सेम पावर, बहुत बड़ा पावर दिया गया है। ठीक है, द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट का भी पावर दे दिया है। कंटेम्प्ट कहाँ पे दिया गया है? इसका सेक्शन नंबर बताइएगा, ये आपका होमवर्क। किस सेक्शन में कंटेम्प्ट दिया गया है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे ट्रिब्यूनल की बातें सुन ली, अब देखते रेंट कंट्रोलर के क्या फंक्शन है। रेंट कंट्रोलर के 4 फंक्शन है। ठीक है, पहला तो उनको अपना पावर और परफॉर्म से फंक्शन करना है, डिस्चार्ज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जहां तक उनका हक है उतना तक अपना काम करना है। और क्या काम करना है? डिस्प्यूट हटाना है, किसका? लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। सिक्योरिंग द राइट्स, किसके? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स को बचाना है। एनफोर्सिंग द ऑब्लिगेशन, किसके? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के। मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऑब्लिगेशन, राइट और डिस्प्यूट तीनों पे काम करना है। किसे? रेंट कंट्रोलर को। आगे ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द रेंट कंट्रोलर शैल कंक्लूड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर, मतलब जल्दी से जल्दी, स्पीडी है ये, जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना है और कंक्लूड कर देना है, मतलब मैटर को खत्म करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट करना है, खत्म कर देना है। फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रिस्पॉन्डेंट, जिस दिन से रिस्पॉन्डेंट आया उससे 6 महीने के भीतर खत्म कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टी डिक्री दे दीजिए, मगर जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट को हटाइए, ये है मकसद। आगे प्रोसीजर टू बी फॉलोड, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा? ठीक है, नेचुरल जस्टिस फॉलो की जाएगी। और बेसिकली यही बात कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे और सीपीसी फॉलो करिएगा, ताकि इन पे सीधा एक्ट किया जा पाए। और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं? समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, अटेंडेंस बुला सकते हैं, कोर्ट में बुलाया जा सकता है, एग्जामिन कर सकते हैं उन्हें, डिस्कवरी करा सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं अपने डिसीजन को, कमीशंस बना सकते हैं ताकि विटनेस को एग्जामिन किया जाए या तो डॉक्यूमेंट लिया जा सके, डिसमिसिंग पेटिशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, डिसमिस भी कर सकते हैं कोई पेटिशन, कोई एक्स पार्टे डिक्री को हटा भी सकते हैं, ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड को भी रख सकते हैं और बुला सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये सारे क्या है? ये सारे ड्यूटीज, ये सारे राइट्स मिले, ये सब हक मिला हुआ है। किसे? रेंट कंट्रोलर को। और जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, देखिए प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, दोनों को ये हक मिला हुआ है कि वो अपने राइट्स को कैसे बढ़ा के, एक्सटेंड करा के जस्टिस करा सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, द रेंट कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पार्टी के एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट कर सकता है एक फाइनल ऑर्डर और एनी ऑर्डर, जिससे कि क्या हो सकता है? अटैचमेंट करा सकते हैं, प्रॉपर्टी का सेल करा सकते हैं, या तो अरेस्ट करा सकते हैं, डिटेंशन करा सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ एनी मोर, बैंक अकाउंट का अटैचमेंट करा सकते हैं, अटैचमेंट करा सकते हैं उसकी सैलरी और अलाउंस की, अपॉइंटिंग एन एडवोकेट एज कमीशन ऑन सच रेम्यूनरेशन एज मे बी फिक्स और डेप्यूटिंग, एक वकील साहब भी रख सकते हैं जो कि उसके जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराए, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रेमाइसेस टू एप्लीकेंट। तो इन सब चीज के लिए कोर्ट के पास जाया जा सकता है, कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल के पास जाया जा सकता है, ताकि सीधा पॉइंट ये है, जस्टिस लेने के लिए अब कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा ट्रिब्यूनल के पास। अब जस्टिस कैसे मिलेगा? वो इंसान दे ही नहीं रहा है प्रॉपर्टी, तो आप उसकी सैलरी अटैच कर सकते हैं, उसका घर अटैच कर सकते हैं, उसको अरेस्ट करा सकते हैं, उसके अकाउंट्स में से पैसे निकलवा सकते हैं। तो जो भी क्या लिखा था ऊपर, हाई कोर्ट वाला पावर है, तो हाई कोर्ट वाला जो पावर एक्सरसाइज कर सकता है, बहुत एब्सोल्यूट पावर दिया गया है, बहुत एब्सोल्यूट पावर है।
तो उस राइट को एक्सरसाइज करके ये सारे प्रोसेस यूज किया जा सकता है, ताकि कोई भी पार्टी अगर अप्लाई करे एग्जीक्यूशन के लिए तो उसे खाली हाथ नहीं जाना पड़े। ठीक है, आगे। द कंट्रोलर मे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास बाय द कोर्ट पास अंडर दिस एक्ट रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी, हेल्प ले सकता है। ठीक है, इफ द टेनेंट just hold on a minute. ठीक है, इफ द टेनेंट डज नॉट वेकेट अ प्रोमिसेस विदिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर उसने घर खाली नहीं किया है और जो उसको सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब घर खाली कर दीजिए, ही शैल बी लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन टू मीन प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट बोलते हैं, मीन प्रॉफिट बोलते हैं, जिसका 2 टाइम 2 गुना लगान, 2 टाइम्स 2 गुना लगान देना पड़ेगा। वो है ना, 2 गुना लगान देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 गुना लगान देना पड़ेगा अगर आपने घर नहीं छोड़ा है तो। ठीक है, और उसका रेट क्या होगा, एंड अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है तो 3 टाइम्स द रेंट। ठीक है, और कमर्शियल के लिए है तो 3 टाइम्स द रेट। मीन प्रॉफिट देंगे 2 टाइम्स, और जो उसका एकोमोडेशन के लिए होगा वो होगा 3 टाइम्स। 3 गुना पैसा देना पड़ेगा, 3 गुना पैसा देना पड़ेगा, और इमीडिएट पोजेशन भी देना पड़ेगा। The rent controller shall conduct the execution proceeding in relation to a final order or any other order passed under this act in summary manner and dispose of the application for execution. Execution को कितना दिन में खत्म करना है? 45 दिन के अंदर हमको एग्जीक्यूट कर देना है। 45 दिन के अंदर एग्जीक्यूट कर देना है हमें, ये बात कही गई यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन ऊपर इज इजी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, क्या क्या राइट होते हैं इसमें ये याद रखिएगा कि टेनेंट का राइट दिया गया है शेड्यूल 1 में, लैंडलॉर्ड का राइट दिया गया है शेड्यूल नंबर 2 में, पहली चीज। और अगर क्लैश होता है कहीं पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट में, किस चीज के लिए, रिलेटिंग टू रेंट, तो हम बेनिफिट देंगे किसे, टेनेंट को। और वही अगर क्लैश होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, किस चीज के लिए, पोजेशन के लिए, तो हम बेनिफिट देंगे लैंडलॉर्ड को। ये पहले ही बता दिया कि हम किससे फायदा देने वाले हैं। एवरी लैंडलॉर्ड शैल हैव ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में ऑब्लिगेशन दिया गया है और टेनेंट का ऑब्लिगेशन दिया गया है शेड्यूल नंबर 4 में। तो याद कैसे करना है, शेड्यूल 1 में है टेनेंट, 2 में है लैंडलॉर्ड, 3 में है लैंडलॉर्ड, 4 में है टेनेंट। ऊपर ये दोनों है राइट्स, ये दोनों है ऑब्लिगेशन। ठीक है, आगे। एनी विलफुल अटेम्प्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू अंडरमाइन और डिनाई, अगर डिनाई किया जाएगा, अगर वो ऐसा कोई एक्ट करे जो कि गलत हो या वायलेशन हो शेड्यूल 1 के अंदर, तब उसको 5,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ेगा और 3 मंथ की सजा भी हो सकती है। सेम चीज ये टेनेंट पे है, सेम चीज लैंडलॉर्ड को भी कहा गया कि आप पे भी 5,000 का फाइन हो सकता है और 3,000 की सजा हो सकती है। एनी अटेम्प्ट बाय लैंडलॉर्ड टू नेग्लेक्ट और अनसब्सटैंशियल और इनसफिशिएंट ऑब्लिगेशन एंजॉइंड इन शेड्यूल 3, वहां पे भी उसको 5,000 की सजा, 5,000 रुपए की सजा और 3 महीने की सजा हो सकती है। सेम चीज यहां पे भी कही गई, टेनेंट के लिए 5,000 और 3 मंथ। तो याद क्या रखना है, 5,000 रुपए और 3 मंथ की सजा हो सकती है अगर उन्होंने अपने ऑब्लिगेशन या तो ड्यूटी को जो शेड्यूल्स में दिए हैं उसे छोड़ दिया है। अब आते हैं अपील पे। अपील, अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है, रेंट कंट्रोलर से बहुत ही दुखित है कि उसने ऐसा डिसीजन दिया है, तो कहाँ जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। याद रखना है, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रिब्यूनल अपील हुआ है और ट्रिब्यूनल के पास से अपील जाना ऊपर, तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा सीधा।
सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा सीधा। बहुत बड़ा राइट दिया गया है, बहुत बड़ी राइट दी गई है। फिर पावर टू मेक रूल्स, किसके पास हक है रूल बनाने का, किसके पास हक है रूल बनाने का? द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ द एक्ट। Every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before the House of State Legislature for a total period of 30 days, 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब ये बताया गया कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर रूल बनाता है, स्टेट रूल बनाता है, ना ही हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट, स्टेट रूल बनाता है और रेंट के जो भी रूल्स में अमेंडमेंट होते हैं वही बनाता है। आगे रिपील, पहले क्या था? पहले था छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट 1961 जिसे हटा दिया गया। ठीक है, उसे अब हटा दिया गया है और आ गया है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोलर एक्ट 2011। ठीक है, और जो रिपील हुआ है सेक्शन 1 में, शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, जो पहले इस एक्ट के आने से पहले के जो केस थे उस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब क्या है? ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, और फिर दिस इनएक्टमेंट सो रिपील एंड एनीथिंग डन और एक्शन टेकन और डीम टू हैव बीन डन और टेकन अपॉइंटमेंट और डेलीगेशन, इन सारे काम में अगर इनकंसिस्टेंसी है with the provision of this act be deemed to have been done or taken under the provision of this act and shall continue in force unless and until suspended by anything। मतलब कोई भी चीजें, सारी की सारी चीज एक्टिव रहेगी अगर वो वायलेट नहीं कर रही है इस एक्ट को। अगर इस एक्ट को वो वायलेट कर दे रही है तब हम उसे नहीं मानेंगे। मतलब अल्ट्रा वायरस है इस एक्ट के, जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के अल्ट्रा वायरस होगी उससे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी प्रोविजन इस एक्ट के साथ साथ चलती है उससे हम मानते जाएंगे। दिस इज ऑल। और यहां पे आपका रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आपका हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन बहुत आसान होगा, जो मैंने मार्क करा है उतना पढ़ लीजिए। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए। डन। यहां से अधिक आपको नहीं आने वाला है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल में कोई क्वेश्चन। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास। आई होप आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। सीट्स बहुत कम है, 100 क्वेश्चन है, 90 से 94 तक माना जा रहा है कि उसका कट ऑफ रहेगा। तो मेहनत बेमिसाल होनी चाहिए, मेहनत बेमिसाल होगी तभी रंग बेमिसाल चढ़ेगा, रंग बेमिसाल होगी तभी वो जगह भी मिलेगी। ठीक है, तो आई होप दैट यू एवरीवन एंजॉयड द क्लास एंड आई होप दैट यू आर स्टडिंग and all the best for studying and all the best for preparing for judiciary. Till then, like us, share this video, subscribe us, and remember one thing, जज बनना है मगर अच्छा जज बनना ये जरूरी है। जज बनना मुश्किल है, हो जाएगा, मगर अच्छा जज बनना ज्यादा जरूरी है। तो बी ऑन योर टोज एंड गो ऑन, मूव ऑन। धन्यवाद, थैंक यू।